दोस्तों, आपने भूत प्रेत की कई कहानियां सुनी होंगी। भूतिया घर की कई कहानियां सुनी होंगी। ऐसे कई घर होते हैं जिनमें भूत प्रेत का साया होता है और कहा जाता है कई ऐसे घर भी होते हैं जहां पर जिन्न का साया भी होता है, पिशाचों का साया भी होता है। और ऐसे घर में जब कोई रहने के लिए चला जाता है, धीरे धीरे वो भूत प्रेत अपना एहसास दिलाना शुरू कर देते हैं। कुछ तो दिमाग पर असर करते हैं और लोगों को पागल तक करने की कोशिश करते हैं। कुछ भूत ऐसे होते हैं जो इंसानों पर हमला करने की भी कोशिश करते हैं और कुछ भूत बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं जो इंसानों को मारने तक की कोशिश करते हैं। लेकिन उन भूत प्रेत से छुटकारा पाया जा सकता है। क्या आपने कभी शातिर भूतों के बारे में सुना है? ऐसे भूत जो बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, जो आपके दिमाग पर इस तरह से हमला करते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते और आपके घर में रहने वाला कोई सदस्य उसके काबू में आ जाता है। और जब उसके काबू में आ जाता है वो उससे कुछ भी करवा सकते हैं, किसी को मरवा भी सकते हैं। ऐसे भूत बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन उनकी सोच आपकी सोच से भी आगे होती है। आज की हमारी कहानी में आपको मैं एक ऐसे भूत की कहानी सुनाने वाला हूं जो बहुत ही खतरनाक था और उसने दो भाइयों के साथ बहुत बुरा करने की कोशिश की और कैसे वो बच पाए आपको इस कहानी में पता चल जाएगा। तो ये कहानी तमिलनाडु से हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इसे सच मानना चाहते हैं या नहीं। अब तमिलनाडु के रहने वाले हमारे सब्सक्राइबर ने अपना नाम बताने से मना कर दिया है और ये भी कहा है कि कहानी में भी उनके और उनके भाई का नाम ना लिया जाए। तो मैं उनका और उनके भाई का काल्पनिक नाम रमेश और सुरेश रखता हूँ। तो रमेश और सुरेश तमिलनाडु के एक बड़े शहर के रहने वाले हैं। वहाँ पर वो एक काम करते हैं और इकट्ठे एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। धीरे धीरे अब वो काफ़ी पैसे कमा रहे हैं और उन्हें लगने लगा है कि वो एक घर ले सकते हैं, डाउन पेमेंट करेंगे और एक घर खरीद लेंगे। लेकिन इस शहर में घर बहुत महंगे हैं और उनके माता पिता पास के ही गांव में रहते हैं। वो भी गांव में रहा करते थे, लेकिन पढ़ाई उन्होंने अच्छी की, जिसके बाद उन्हें जॉब भी अच्छी मिल गई। अब एक ही कंपनी में काम कर रहे थे, इसलिए एक किराए के मकान पर रहना शुरू हो गए। अब 3 साल वो काम कर चुके थे। उन्हें लगा अब अपना घर इस शहर में होना चाहिए। जब वो यहाँ पर रहना शुरू कर देंगे तो माता पिता को भी यहाँ पर ले आएंगे। किराए का ये जो मकान था, इसमें सिर्फ एक ही कमरा था और वो बड़ी मुश्किल से काम चला रहे थे। वो ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते थे ताकि डाउन पेमेंट के लिए पैसे बचा पाएं। अब 3 सालों में पैसे काफ़ी इकट्ठे कर लिए थे और डाउन पेमेंट भी आसानी से कर सकते थे, तो उन्होंने घर देखना शुरू कर दिया। अब बड़े शहर में घर ढूंढना कोई आसान काम नहीं, उन्हें ये समझ में आ गया था। जैसे जैसे वो घर ढूंढते जा रहे थे, उन्हें पता लग रहा था कि उनके बजट से ज़्यादा घर दिखाए जा रहे हैं। अब उनका बजट था 40-45 लाख का, लेकिन जो घर दिखाए जा रहे थे वो 80 लाख 90 लाख तक के थे और इतने पैसे तो उनके पास थे नहीं और इतना ज़्यादा लोन भी वो चुका नहीं पाते, इतनी तनख्वाह उनकी नहीं थी। तो वो सस्ता घर देखने लगे। अब शहर में महंगे से महंगा, अब 40 लाख का एक घर उन्हें मिल गया था जिसमें सिर्फ 2 कमरे थे और वो भी छोटे छोटे। उन्होंने सोचा ये घर खरीदें या ना खरीदें। अब ये जो सुरेश था उसका कहना था घर खरीद लेते हैं, हमारा अपना घर हो जाएगा। लेकिन जो रमेश था उसका कहना था कि नहीं, ऐसे छोटे घर में पैसे बर्बाद करने की जगह हम कुछ इंतज़ार करते हैं, देखेंगे 6-7 महीने कोई ना कोई घर तो दिख ही जाएगा जो कोई सस्ते में बेच रहा होगा। अब उनकी किस्मत अगले ही महीने काम कर गई। शहर से थोड़ा बाहर ये जो नई कॉलोनी बन रही थी उसमें एक घर बन चुका था, क्योंकि आसपास और घर अभी बन रहे थे तो उस घर की कीमत कम थी। जब पूरी कॉलोनी बन जाती, वहाँ घर तो नए तैयार हो रहे थे, लोग रहने नहीं आए थे, मजदूर ही काम कर रहे थे और आसपास कुछ प्लॉट खाली थे, तो उन्हें लगा कि ये घर खरीद लेना चाहिए। अब ये जो घर बन रहे हैं 1-2 साल में तो बन ही जाएंगे, तो पूरी कॉलोनी एक तरह से लोगों से भर जाएगी। उसके बाद यही घर बहुत महंगा बिकेगा, तो इस घर को 40 लाख में खरीद लेते हैं, क्योंकि उस जो मकान मालिक है उसने कीमत 80 लाख लगाई हुई थी, लेकिन वो 40 लाख में बेचने को तैयार हो गया क्योंकि उसे जल्दी पैसे चाहिए थे। और रमेश और सुरेश ने डाउन पेमेंट किसी तरह से की, बैंक से लोन उठाया और वो पैसे दे दिए मकान मालिक को, घर अपने नाम करवा लिया। आखिरकार उनके जीवन को जैसे नई गति मिली थी। उनके पास घर नहीं था, गांव में छोटा सा घर था, वहां वो रहना नहीं चाहते थे। शहर में अब बड़ा घर बना लिया था। अब इस कॉलोनी में काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। काफ़ी अधूरे घर थे जो आधे बने थे और वहीं पर छोड़ दिए गए थे। काफ़ी आगे जो प्लॉट थे उनमें नींव भरी जा रही थी, यानी कि नए घर बन रहे थे।
कई जगह ईंटें पड़ी हुई थी, वहां घरों का काम शुरू होना था। तो उन्हें लगा कि यहाँ कॉलोनी बहुत जल्द बन जाएगी और हमने ये घर खरीद लिया है। अभी सुनसान सी जगह है, लेकिन धीरे धीरे कॉलोनी अच्छी हो जाएगी। तो हमारी जो सोच है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद उन्होंने सारा सामान उस घर में रखवा लिया। पहले 2 दिन तो सफाई का काम चला, क्योंकि अंदर रंग वगैरह तो हो चुका था, लेकिन सफाई नहीं हुई थी। तो उन्होंने 2 दिन लगाए, कुछ मजदूरों को वहां पर बुलाया, काम करवाया और घर की सफाई करवा दी। उसके बाद सामान टिका दिया। अब 2 दिन बाद, ये बुधवार का दिन था। उनका कहना था कि बुधवार अच्छा होता है, आज के दिन घर प्रवेश करेंगे। अब माता पिता गांव से आ नहीं सकते थे, उनकी सेहत थोड़ी खराब थी। उन्होंने कहा था 2-4 महीने तुम वहां पर रहो, उसके बाद जब सेहत ठीक हो जाएगी हम शहर में आ जाएंगे। अब गांव में कई जान पहचान वाले हैं जो हमारा ध्यान रख पाएंगे। तुम तो काम पर चले जाओगे, हमारा ध्यान कौन रखेगा। तो रमेश और सुरेश मान गए। उन्होंने उस घर में रहना शुरू कर दिया बुधवार से। सुबह के वक्त ही उन्होंने नारियल तोड़ा और उस घर में सामान तो टिका हुआ था। अब 2-3 दिन की छुट्टी थी, उन्होंने सोचा यहीं पर रहना शुरू कर देंगे। अब दोपहर तक, अब नया घर था, क्योंकि वो बोर भी हो रहे थे, तो कभी वो बाहर जाते कभी अंदर आते। इसी तरह सामान टिकाना, टीवी देखना, बोर होना, रात तक का समय हो गया। दोनों एक ही बेडरूम को अपना बना चुके थे। उनका मानना था दोनों भाई हैं, एक ही बेड पर सोएंगे ताकि रात को बातें भी कर पाएं। इसके बाद अब वो बेडरूम में दोनों बैठे हुए थे। अचानक किचन से कुछ गिरने की आवाज़ हुई। पहले तो वो दोनों घबरा गए कि बाहर से हमने चिटिकनी तो लगाई हुई है, अंदर कौन आ गया। अब दोनों भागकर किचन में गए। अब नीचे जो कटोरी होती है ना, वो बिल्कुल नीचे उल्टी पड़ी हुई थी। ऊपर उन्होंने एक शेल्फ बनाई हुई थी। शेल्फ पर बहुत सारी ऐसी कटोरियां रखी थी, लेकिन एक कटोरी निकलकर नीचे गिर गई। कैसे गिरी उन्हें पता नहीं चला। तब रमेश ने कहा, सुरेश तूने कटोरियां अच्छे से नहीं टिकाई, तुझे कहा है ना किचन में सामान अच्छे से टिकाया कर। अब सुरेश ने कहा, मैंने तो सारी कटोरियां अच्छे से टिकाई थी, लेकिन ये कटोरी गिरी कैसे, यहाँ तो हवा भी नहीं चल रही। दोनों एक दूसरे को दोष दे रहे थे। इसके बाद बेडरूम में वापस आ गए। कुछ देर बाद एक और कटोरी गिरी। अब जैसे ही दूसरी कटोरी गिरी, दोनों भाग कर गए। अब दूसरी कटोरी भी उस कटोरी के साथ नीचे पड़ी हुई थी, बिल्कुल उसके साथ सटी हुई। दोनों काफी हैरान एक दूसरे की तरफ देख रहे, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। अब ये जो रमेश था उसे शक हो रहा था, यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जो सुरेश था वो इन भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था। रमेश को थोड़ा थोड़ा शक होता था। तो रमेश कहने लगा, मैं बाहर बैठता हूँ, तुम अंदर जाओ, सो जाओ। अब सुरेश छोटा था और रमेश पर ज़्यादा जिम्मेदारियां थी। हमेशा से वो भूतों पर यकीन करता था। उसे लगता था भूत प्रेत होते हैं और नए घरों में भूत प्रेत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। वो इसीलिए घर सही जगह देख रहे थे, क्योंकि रमेश को लग रहा था किसी घर में कोई भूत प्रेत का चक्कर ना हो। अब यहाँ पर पहली रात कटोरियाँ गिर रही हैं, तो उसे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। जैसे ही रात के 11 बजे 1-2 बार और कटोरियाँ गिरी और उसने हर बार कटोरी उठाई, ऊपर सेट की और आगे बर्तन रख दिया। अब 11 बजे के बाद कोई कटोरी नहीं गिरी, तो उसे लगा शायद ये हवा के कारण गिरती हो, शायद कोई छिपकली हो, शायद कोई चूहा हो जो ऊपर घूम रहा हो, इसलिए कटोरियाँ गिर रही हों। तो 11 बजे तक उसने खुद के मन को समझा लिया था। इसके बाद वो भी सोने के लिए चला गया। अब जो सुरेश था वो पहले से सो रहा था। रमेश जैसे ही बेड पर लेटा, अचानक बाथरूम का वो टैप चलने लगा। वो आवाज़ पानी गिरने की, वो बार बार बूंदों की आवाज़ उसे परेशान कर रही थी। तो रमेश फिर से उठकर गया, बाथरूम में जाकर देखा कि टैप खुली थी। अब उससे बूंदें धीरे धीरे गिर रही थी। इसके बाद उसने टैप को दोबारा से सही जगह पर लगा दिया और फिर से सोने के लिए आ गया। अब जब वो सोने की कोशिश कर रहा था, 12 बजे के करीब फिर से टैप की टप टप की आवाज़ आने लगी। तो उसे लगा वो टैप खराब हो गया होगा, जाकर देखता हूँ, उसके ऊपर कुछ लगा देता हूँ। जैसे ही वो बाथरूम में गया, वो जो टैप थी जिसके उसने ऊपर वाले बटन को पूरा एक तरफ कर दिया था ताकि टैप पूरी तरह से बंद हो जाती, वो थोड़ी सी अंदर की तरफ हिली हुई थी। अब उसने सही जगह तो की थी, कोई चूहा, कोई छिपकली इस तरह इस टैप को इस तरह आगे नहीं कर सकती। तो उसके मन में वहम सा पड़ने लगा था, वो भ्रम का एहसास कर रहा था। दोबारा से उसने टैप सही की, बार बार साफ करके टैप को देखा कि हिल तो नहीं रही। अब हिल नहीं रही थी, वो सख्त थी। इसके बाद दोबारा वो बेडरूम में आकर सो गया। अब नींद नहीं आ रही। 2-3 घटनाएं ऐसी हो गई थी जिसने उसे परेशान कर दिया था। तो उसे लगा अब कोई ना कोई गड़बड़ तो है। अब 2 बजे तक वो सोया ही नहीं और 2 बजे के बाद कब उसे नींद आ गई पता नहीं चला। सुबह 6 बजे हर रोज़ वो उठा करते थे और जब वो उठे, बाहर गए, उन्होंने देखा किचन में जैसे मिर्च हर तरफ बिखेरी हुई थी और उसके बीच पंजों के निशान छपे हुए थे।
अब इन निशान को देखकर दोनों घबरा गए, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सुरेश कहने लगा, रमेश कल रात तुम जाग रहे थे, क्या किया तुमने? मिर्च इस तरह से बिछा दी। कोई भूत पर यकीन तो नहीं करते कि भूतों के पैरों के निशान आएंगे? तब रमेश ने कहा, मैंने नहीं किया ये, मुझे लग रहा है तूने किया है, लेकिन तू भी सो रहा था तो ये किसने किया है? अब रमेश को थोड़ा थोड़ा घर पर शक हो रहा था, लेकिन जो सुरेश था उसे रमेश पर शक हो रहा था। इसके बाद वो पूरा दिन सफाई का काम करते रहे। अब कई जगह से रंग उतरा हुआ था तो वो रंग लगाना चाहते थे, ये सुरेश का काम था। तो रमेश ने बाजार से वो पेंट ला दिया। अब उसने सुरेश को कहा, तू पेंट कर, जहाँ से उखड़ा हुआ है ये सफ़ेद सा पेंट है, ये पीला सा पेंट है, वहाँ पर कर देना, लेकिन जो एक दीवार, ये जो लाल दीवारें हैं वहाँ पर ये सफ़ेद रंग मत लगा देना, सारा खराब हो जाएगा। तब सुरेश ने कहा, मैं पागल हूँ, मैं सही करूँगा ना, लाल दीवार पर अब सफ़ेद रंग कौन लगाता है, देख तू मेरा मजाक बना रहा है। इसके बाद रमेश बाहर चला गया कुछ सामान लेने के लिए। अब ये जो सुरेश था काम अच्छे से तो करता था, लेकिन थोड़ा सा कामचोर था, उसे नींद बहुत जल्दी आ जाती थी। रमेश जब शाम के 4 बजे वापस आया, उसने देखा कि सुरेश तो सो रहा है। उसने दीवार की तरफ देखा। अब ये जो लाल दीवार थी उस पर बहुत सारे निशान बनाए गए थे, ऐसे क्रॉस के निशान, ऐसे गोले, ऐसा कुछ लिखा हुआ अजीब सी भाषा में। और ये पेंट से क्यों लिखा हुआ है, इसलिए उसे शक हुआ सुरेश पर। सुरेश सो रहा। अब बेडरूम में गया, वो सीधा सुरेश को उठाकर कहने लगा, तू पागल है, इस तरह निशान क्यों बनाए? अब सुरेश बाहर आया, उसने लाल दीवार देखी और कहने लगा, मैंने कब बनाए, ये कौन बना सकता है? तूने खुद बनाकर मेरा नाम लगाना शुरू कर दिया। अब दोनों में झगड़ा हो रहा था। सुरेश कह रहा था ये तूने किया है, रमेश कह रहा था ये तूने किया है। अब ज्यादा शक सुरेश पर जा रहा था। अब ये पेंट करने का काम सुरेश का था, रमेश तो बाहर गया हुआ था। इसके बाद अब रात के वक्त दोनों बैठे, झगड़े को सुलझाया। उन्होंने खाना खाया और वो बेडरूम में टीवी लगाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर डिश नहीं लगाई थी, तो उन्होंने बार बार टीवी ऑन किया, लेकिन कोई रेंज नहीं आ रही थी क्योंकि डिश सही जगह लगाई नहीं गई थी। डिश लगाने के लिए जो मैकेनिक आता है वो सही जगह डिश को लगाते हैं, उसके बाद वो काम करती है। लेकिन उन्होंने ऊपर डिश ज़रूर रख दी थी ऊपर की तरफ करके, लेकिन मैकेनिक अभी तक आया नहीं था। अब उन्होंने टीवी लगाने की कोशिश की कि बहुत बोरियत हो रही है, कुछ लगाते हैं। तब अब टीवी पर कुछ आ नहीं रहा था, तो उन्होंने टीवी बंद कर दिया। उसके बाद रमेश बाहर गया, उसे प्यास लगी थी। अब सुरेश भी पीछे पीछे गया क्योंकि उसे भी प्यास लगी थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, ये टीवी गिरने की आवाज़ थी। टीवी पीछे गिर चुका था। सुरेश भाग कर गया क्योंकि सुरेश पीछे आ रहा था। सबसे पहले सुरेश अंदर पहुंचा। जैसे ही रमेश अंदर पहुंचा, टीवी गिरा हुआ, टूटा हुआ। अब इसके बाद रमेश को बहुत गुस्सा सुरेश पर, तूने टीवी क्यों गिरा दिया? अब सुरेश कह रहा, मैंने नहीं गिराया, अपने आप गिर गया होगा। दोनों में फिर से झगड़ा होने लगा। इस घर में कुछ था जो दोनों में झगड़ा करवा रहा था। अब रमेश को ज़्यादा शक सुरेश पर था कि ऐसी हरकतें सुरेश भी कर सकता है, ये मजाक बहुत करता है, शरारती बहुत है, हो सकता है ये चीज़ें गिरा रहा हो सकता है ये घर ही भूतिया हो। अब आज झगड़ा इतना ज़्यादा हो गया, अब दोनों ने ठान लिया था कि दोनों अलग अलग कमरे में रहेंगे। रमेश अलग कमरे में चला गया, सुरेश अलग कमरे में चला गया। इसके बाद परेशानी दोनों के लिए बढ़ने वाली थी क्योंकि दोनों को अब अलग कर दिया गया था। जब भी कोई भूतिया घर में रहने के लिए जाता है तो वो भूत सबसे पहले यही कोशिश करते हैं कि सबको अलग अलग कर दिया जाए। अब आपने बचपन में वो कहानी तो सुनी होगी ना, जो लकड़ियाँ इकट्ठी होती हैं तो मजबूत होती हैं, जब उन्हें अलग अलग कर दिया जाए तो उन्हें तोड़ना आसान होता है। अब इस घर में भी बहुत चालाक भूत था जो दोनों को अलग कर चुका था। फिर भी रमेश को शक था कि सुरेश कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। इसके बाद अब 11 बजे का समय था। बाहर से धड़ाम की आवाज़ आई, शायद कोई चीज़ गिराई गई थी। अब रमेश भागता हुआ बाहर गया। उसने ध्यान दिया, सुरेश का चेहरा पतला हुआ था। सुरेश वहाँ पर खड़ा था और रमेश की तरफ घूर रहा था। नीचे कांच का एक मर्तबान था जो फोड़ा जा चुका था और यहाँ पर सुरेश का जो चेहरा वो भयानक सा, जैसे उसके चेहरे पर निशान बने हो। तभी रमेश ने कहा, तेरे चेहरे पर क्या हुआ है? और सामने से सुरेश ने कहा, अब बात मत बदल, तूने ये क्या किया है? अब सुरेश बहुत गुस्से में, कभी भी रमेश ने इतने गुस्से में अपने छोटे भाई को नहीं देखा था। आज जिस तरह से उसकी आंखें लाल हुई पड़ी थी। अब इसके बाद दोनों में और ज़्यादा झगड़ा होने लगा, लेकिन रमेश समझ रहा था यहाँ ये जो
चेहरा उसे नजर आ रहा है, इसमें कुछ बदलाव सा लगता है। अब यही बात सुरेश रमेश को भी कह रहा था। अब जैसे सुरेश के अंदर से कुछ बदलाव हो रहे थे, वो ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, सर हिला रहा था। इसके बाद भागता हुआ वो अपने बेडरूम में चला गया और चीखता हुआ कहने लगा, दोबारा मुझसे बात मत करना, आज तूने कैसे बोला है मुझे। अब रमेश ने कहा, कैसे बोला है? मैं तो प्यार से बोल रहा हूँ, जैसे हर रोज़ बोलता हूँ। जब झगड़ा भी करते हैं मैं ठंडा रहता हूँ, आज इसे मैंने कुछ बोला ही नहीं। ये कैसे भ्रम में जी रहा है। इसके बाद रमेश अपने कमरे में आ गया और रमेश बहुत ज़्यादा सोच रहा था, कुछ तो गड़बड़ है, इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद रात 1 बजे ठक ठक की आवाज़ होने लगी। अब ये आवाज़ हो रही थी बाहर से। अब उसने अपना दरवाज़ा बेडरूम का बंद कर रखा था। उसके बेडरूम के दरवाजे के बाहर कोई ठक ठक कर रहा था। अब इस घर में सुरेश के अलावा सिर्फ रमेश था और कोई नहीं था। क्या सुरेश आया है? अब आधी रात को उठकर रमेश गया, उसने दरवाज़ा खोला, सामने सुरेश खड़ा था और बहुत ज़्यादा रो रहा था। अब वो इस तरह से रो रहा था कि रमेश को समझ नहीं आया क्या हुआ। उसने सुरेश को गले से लगा ली। अब जैसे ही सुरेश को गले से लगाया, उसने इसके कंधे को काट डाला। जैसे ही कंधे को काटा, अब रमेश ने सुरेश को पीछे फेंक दिया। अब जो सुरेश था वो हंस रहा था। अब सुरेश पीछे हंस रहा, रमेश को समझ में आ गया था अब गड़बड़ सुरेश में होना शुरू हो गई है। इस घर में जो भूत है उसने सुरेश के शरीर पर शायद कब्जा कर लिया है। वो रात बड़ी मुश्किल से निकली। रमेश ने सुरेश को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सुरेश हर बार खुद को छुड़ा लेता और वहां से भाग जाता। वो घर में इधर उधर भागे जा रहा था और रमेश उसे पकड़कर कहीं बांधना चाहता था। अब दोनों का ये झगड़ा पूरी रात चलता रहा। सुबह हुई तब जाकर झगड़ा शांत हुआ। अब रमेश को गुस्सा आ रहा था सुरेश पर और सुरेश बार बार झगड़ता जा रहा था रमेश से। दोनों अब एक दूसरे से बात तक नहीं करना चाहते थे। आज भी छुट्टी थी। जैसे ही रमेश घर से बाहर निकला, उसे एक पंछी गर्दन से काटा हुआ दरवाजे पर मिला। वहां पर ढेर सारे खून के छींटे थे। तब रमेश के दिमाग में आने लगा, हो सकता है किसी ने हमारे घर पर जादू टोना किया हो। अब मुझे इस बात का ध्यान भी देना होगा। अब और क्या करूं? इसके बाद उसने उस पंछी की ये जो लाश थी उसे पीछे वाले प्लॉट में फेंक दिया। उसके बाद जैसे ही दोपहर का वक्त हुआ, अब ना तो रमेश सुरेश से बात करना चाहता था, ना सुरेश रमेश से बात करना चाहता था। दोनों किचन में जाते, अपने अपने खाने का सामान बनाते और अपने अपने बेडरूम में आकर खाने लगते। इसके बाद 2 बजे के करीब रमेश फिर से घर से बाहर निकला। अब घर के बाहर कई नींबू पड़े थे, उन्हें नींबू पर सिंदूर डाला हुआ था। इसे देखकर अब रमेश को लगा घर में कुछ तो गड़बड़ है, कोई जादू टोना तो कर रहा है, मुझे ध्यान रखना होगा। अब रमेश दरवाज़ा पूरी तरह से बंद करके एक खिड़की के पास गया। खिड़की का वो पर्दा थोड़ा सा इस तरफ किया, अब सर बाहर की तरफ किया और बाहर की तरफ घूरने लगा। अब यही चीज़ सुरेश देख रहा था, आखिर रमेश कर क्या रहा है। लेकिन रमेश सुरेश को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सुरेश के शरीर पर भी किसी भूत ने कब्जा कर रखा है। अब जब वो खिड़की पर बाहर की तरफ देखे जा रहा था, सुरेश बार बार उसके पास आता और उसे बुलाने की कोशिश करता, उससे बात करने की कोशिश करता, उससे झगड़ने की कोशिश करता, पर्दे को खींचने की कोशिश करता। इसके बाद अब रमेश क्या कर सकता था? रमेश भी सुरेश से झगड़ा करने लगा। अब रमेश को लग रहा था कि इसके शरीर में भूत है तो इसे सब कुछ पता होगा। उसने उगलवाने की कोशिश की। उसने कहा, तुम्हारे अंदर भूत है। तब सुरेश कहने लगा, तुम किससे बात कर रहे हो? मैं हूँ। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम पर भूत का साया हो। अब सुरेश रमेश के ऊपर इस तरह बार बार गुस्से में बोले जा रहा और रमेश बार बार पर्दे की एक साइड जाकर बाहर देखने की कोशिश कर रहा था। आधा घंटा ये लड़ाई चली थी। उसके बाद सुरेश अपने कमरे में चला गया, बिल्कुल शांत होकर। रमेश ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, बाहर एक नारियल पड़ा था। अब नारियल के अंदर खून था, लाल रंग की निशान। सूंघने पर पता चल रहा था ये खून है। किसी ने जादू टोना फिर से कर दिया था और वो पहचान तक में ना आया। अब शाम के वक्त रमेश को सबसे ज़्यादा शक हो रहा था आगे वाले उन मजदूरों पर। वो जो मजदूर थे उस नए बने घर में रह रहे थे। अब वो घर पूरी तरह से नहीं बना था, ईंटों का ढांचा पूरी तरह से खड़ा हो गया था, अभी पलस्तर का काम नहीं हुआ था। लेकिन 2-3 मजदूर थे जिनकी बीवियां भी उस घर में रहती थी। अब वो भी देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ करते हो। उन्होंने हर बार घर के अंदर धुआं किया होता था। रमेश अब चलता हुआ उस घर में गया
अब देखने लगा। जैसे ही वो मजदूर बाहर आया वो उससे बात करने लगा। अब उसे घर की बात बताने लगा कि वहाँ मुझे लग रहा है भूत प्रेत का साया है। तब उस मजदूर ने कहा, हो सकता है, वैसे हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, आप किसी तांत्रिक से बात कीजिए। रमेश उससे उगलवाना चाहता था, क्या ये जादू टोना वो करता है। अब उसने हर तरह की बात की लेकिन जादू टोने की बात नहीं की। उसने भी कुछ बोला नहीं। तब रमेश ने गुस्से में आकर कहा था, कोई ना कोई तो है बाहर वाला जो जादू टोने वाली चीज़ वहाँ पर फेंक कर चला जाता है, वो तुम भी हो सकते हो। देखो मुझे शक सब पर है, अगर मैंने किसी को वहाँ पर कोई सामान फेंकते हुए देख लिया, भले ही हो तुम हो या सब हो, मैं पिटाई बहुत करवाऊंगा, पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। अब उनसे भी झगड़ा करके रमेश आ गया था और पीछे से सुरेश देख रहा था। जैसे ही रमेश घर के अंदर घुसने लगा, सुरेश बोला, देखो कितने झगड़ालू हो गए हैं, तुम बहुत ज़्यादा लड़ रहे हो, मुझसे भी लड़ते हो, बाहर वालों से भी लड़ते हो, मुझे लगता है तुम्हारे अंदर भूत आ गया है। अब सुरेश कह रहा था कि रमेश के अंदर भूत आ गया है, रमेश कहे जा रहा था कि सुरेश तेरे अंदर कुछ है, तू अजीब अजीब हरकतें करता है। फिर से उनका झगड़ा हुआ। वक्त फिर से रात का हो गया था, लेकिन आज की रात पहले जैसी नहीं थी। आज की रात और भयानक होने वाली थी। जैसे ही रमेश अपने बेड पर लेटा हुआ था, उसने जो दरवाज़ा था उसे खुला ही छोड़ा था ताकि वो देख पाए बाहर हो क्या रहा है। अब वो अगर बाहर आवाज़ आती तो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करने वाला था ताकि कोई बाहर सामान तो नहीं फेंक रहा। तभी उसने देखा कि जो सुरेश है वो हल्के हल्के कदमों से बाहर जा रहा है। अब लाइट इस तरफ थी, अगर कोई भी लाइट के आगे आता तो उसकी परछाई बनती। अब परछाई जो बनती वो दरवाजे के बिल्कुल सामने बनती। जैसे ही परछाई बनी, अब रमेश भागता हुआ बाहर की तरफ गया। अब बाहर कोई नहीं था, बाहर बड़ा दरवाज़ा खुला था। रमेश को लगा ये सुरेश है जो उस कमरे से आया है और बाहर चला गया है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वो टूने, जादू टूने वाली चीज़ें बाहर पड़ी थी। अब वो सुरेश को ढूंढ रहा, सुरेश कहाँ पर है। वो इधर उधर झाड़ियों में देखने लगा और जैसे ही उसने पीछे सर घुमाया, अब सुरेश दरवाजे पर खड़ा। सुरेश घूर रहा रमेश को देखकर, अब रमेश घूर रहा सुरेश को देखकर। रमेश जानता था यही है जो जादू टोना कर रहा है, मेरा भाई, इस पर भूत का साया आ गया है और धीरे धीरे हम और बड़ी मुश्किलों में घिरते जाएंगे। अब इसे किसी बाबा के पास या तांत्रिक के पास ले जाना ही होगा। लेकिन जो सुरेश था वो रमेश पर इल्ज़ाम लगाने लगा, क्या करते हो हर रोज़, क्यों सामान बाहर फेंक देते हो, मैंने देखा तुम्हें जब भी बाहर जाते हो सामान गिराया होता है। अब रमेश गुस्से में आ गया, अच्छा सामान गिराकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे, देखो मैं जानता हूँ तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम जो भी हो तुम्हारा काम नहीं बनने वाला। मैं भाई पर पूरा यकीन करता हूँ, मेरा भाई तो ये सब कर नहीं सकता, उसके शरीर में जो है वो ये सब करवा रहा होगा। जबकि सुरेश बार बार गुस्सा हो रहा रमेश पर। इसके बाद दोनों में हाथापाई हो गई। दोनों भाई में कभी हाथापाई नहीं हुई थी, पहली बार जिंदगी में दोनों में हाथापाई हो रही थी। दोनों एक दूसरे को पकड़ रहे, एक दूसरे के कपड़ों को फाड़ रहे, एक दूसरे की गर्दन घोंटने की कोशिश कर रहे। रमेश को लग रहा था मेरे भाई के अंदर कोई भूत आया है जो मुझे मारना चाहता है, तो उसने एक तरफ डंडा पकड़ लिया। अब डंडे से भी वो अपने भाई पर वार कर रहा था। अब उसका भाई भी एक डंडा पकड़कर रमेश पर वार करने लगा था। दोनों में जैसे खूनी झगड़ा हुआ था। खूनी इसलिए कि दोनों ने एक दूसरे के सर पर वो डंडा मारा था और उनके सर से खून निकला था। ऐसी हालत हो गई थी और रमेश समझ गया था मेरे भाई को अब इस भूत से निजात दिलानी पड़ेगी। उसने अपने भाई को पकड़ लिया, अब एक पलक से बड़े ज़ोर से बांध दिया। इसके बाद उसके भाई के मुंह पर पट्टी भी बांध दी क्योंकि वो अजीब अजीब भाषा में कुछ बोल रहा था। वो बार बार कहे जा रहा था मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, कल की सुबह तुम देख नहीं पाओगे। इसके बाद अब सुरेश वहाँ बंधा, पूरी रात निकल गई। रमेश वहाँ पर रोता रहा। अगली सुबह उसने सुरेश को वहाँ खोला। अब सुरेश काबू में नहीं आ रहा, लेकिन उसे फिर भी पीछे बांधा हुआ था। अब उसने इसी तरह से खींचा, अपने एक दोस्त को बुलाया और सुरेश को पकड़ा और वो पहुंच गए एक बाबा के पास। उस शहर के बाहर एक बाबा था, वो एक मंदिर का पुजारी भी था, एक बाबा भी था और वो तंत्र विद्या का इस्तेमाल भी किया करता था। अब उसके पास सुरेश को लाया गया और उन्होंने कहा कि सुरेश पर भूत का साया है, भूत से निपटारा कीजिए। अब जैसे ही उस बाबा ने सुरेश पर झाड़ फूंक शुरू की, 15 मिनट झाड़ फूंक वो बाबा करता रहा। उसके बाद कहा इस पर भूत का साया नहीं है, इस पर कोई भूत का साया नहीं, मैं पहचान जाता हूँ जब किसी के शरीर में भूत हो। इसके बाद
सुरेश कहने लगा, भूत का साया इन पर है मेरे बड़े भैया, इनके अंदर भूत आया हुआ है। इन्होंने कल मुझे मारने की कोशिश की, डंडे मारे, मुझे मुकाबला करना पड़ा। रमेश कहने लगा, तूने मारे, शुरुआत तूने की, मैं तेरा मुकाबला कर रहा था, मैंने देखा खुद तू जादू टोना करता है। अब इसके बाद रमेश को पकड़ लिया उस बाबा ने। अब रमेश वहाँ हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा, लेकिन बाबा ने कहा, यकीन करो मेरा, यकीन करो, हो सकता है ये सच बोल रहा हो। जिस पर भूत का साया होता है उसे यकीन नहीं होता। बैठ जा बच्चे, बैठ जा। अब रमेश ने आंखें बंद की और वो बैठ गया। ठीक है, अगर बाबा कह रहे हैं हो सकता है मुझ पर भूत का साया हो। बाबा ने 15 मिनट लगाए, उसके बाद कहा, भूत का साया तो तुम पर भी नहीं है, दोनों पर भूत का साया नहीं है, तुम झगड़े क्यों? इसके बाद रमेश कहने लगा, ये अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, जैसे इसकी आंखें लाल हो जाती हैं, जैसे ये चीज़ों को हिलाता है। मेरे सामने इसका भूतिया चेहरा देखा मैंने। अब बाबा बार बार कहे जा रहा, ना तो इस पर भूत का साया, ना तुम पर भूत का साया। अब सुरेश कह रहा, मैंने भैया को देखा अजीब से चेहरे के साथ, ये रात को बाहर जाते हैं और जब मैं देखता हूँ जादू टोने का सामान पड़ा हुआ होता है। बाबा समझ गए थे कि भूत का साया दोनों पर नहीं है, गड़बड़ कुछ और है। तब बाबा ने सारी घटनाओं की जानकारी ली और कहा, चलो मेरे साथ उस घर में। इसके बाद बाबा रात के समय उस घर में आए थे और उस घर में रमेश बार बार कहने लगा, देखो देखो बाबा जी, सुरेश का चेहरा देखो, चेहरा बदला हुआ है। जब बाबा देखते चेहरा बदला हुआ नहीं होता। अब सुरेश कहता, रमेश का चेहरा बदला है, देखो डरावना सा लग रहा है, देखो कट के बड़े बड़े निशान, देखो सफ़ेद रंग की आंखें, पुतलियां गायब। बाबा वहाँ समझ गए थे भूतों का साया इन दोनों पर नहीं है, दोनों के दिमाग पर भूत असर कर रहा है जो घर में मौजूद है। सब कुछ वो भूत कर रहा था जिसने इस घर पर कब्जा किया हुआ था। तब बाबा ने वहीं पर झाड़ फूंक शुरू कर दी और इसके बाद वहाँ से भयानक भयानक आवाज़ें आने लगी। जो घर के पर्दे वो हिलने लगे थे, जबकि घर के बाहर हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। सब कुछ करने के बाद बाबा ने कहा, फर्श। अब निचली मंजिल पर जो फर्श है, सारी गड़बड़ झोल इसी में है। ये बेडरूम का ये जो फर्श है, इसके नीचे मुझे 2 आत्माएं दिख रही हैं, 2 भूतिया जो इस घर को कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दोनों आपस में झगड़ते हैं। इसके बाद अब वो फर्श को रमेश तोड़वाना नहीं चाहता था, लेकिन सुरेश का कहना था, देखो भैया, हमें झगड़ा हो चुका है, हमें फर्श तो तोड़वाना होगा। अब ये जो टाइल वाला फर्श था, इसे तोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगा। बड़े बड़े फावड़े कुल्हाड़ियाँ लेकर उन्होंने वो फर्श तोड़ा। इसके नीचे मिट्टी को थोड़ा सा खोदा और वहाँ नीचे कंकाल निकले। एक सर की हड्डी निकली थी और वो भागकर पीछे पहुँच गए। तब बाबा ने कहा था, ये है सारी मुसीबत की जड़। इस बेडरूम में 2 लोगों की मौत हुई थी कभी। ये कोई प्लॉट होगा या कोई जंगली इलाका होगा। किसी समय यहाँ पर 2 लाशें दफनाई गई होंगी, अंतिम संस्कार नहीं हुआ, आत्माएं अब तक भटकती हैं। यहाँ कॉलोनी बन गई और घर को वहाँ बनाया गया जहाँ 2 लाशें दफनाई गई थी। इसीलिए उन लाशों की जो आत्माएं थी घर पर कब्जा कर बैठी। अब ये जो 2 लाशें हैं, ये 2 दुश्मनों की हैं जो आपस में हमेशा लड़ते ही रहेंगे। अब ये 2 लोग आपस में लड़ते हुए मरे थे, इसीलिए इनकी आत्माएं हमेशा लड़ती झगड़ती रहती हैं। एक आत्मा तुम्हारे शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करती है, एक आत्मा इसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करती है। जब तुम दोनों इस घर में होते हो, दोनों आत्माएं आपस में झगड़ती हैं, एक दूसरे से लड़ने का बहाना ढूंढती हैं। और उनके पास शरीर तो तुम्हारे हैं ना, दिमाग पर इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते कि सारे काम वो करवाएं। इसीलिए दोनों ने भ्रम पैदा किया ताकि तुम दोनों लड़ो और बदला उन दोनों का पूरा। अगले दिन उन कंकालों को वहाँ से निकाला गया, उन्हें जलाया गया, अंतिम संस्कार किया गया, वहाँ पूजा पाठ करवाई गई। इसके बाद दोनों का झगड़ा कम हुआ और दोनों भाई अपनी गलती मानने लगे। और उस बाबा ने समझाया था, अगर बचपन से तुम लड़े ही नहीं, यहाँ अचानक ऐसी हरकतें होनी शुरू हो गई तो तुम्हें पहले ही शक हो जाना चाहिए था, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन कोई आम इंसान ये समझ ही नहीं पाता। ऐसे चालाक भूत जो दोनों के शरीर पर कब्जा करते, दोनों को ये भ्रम दिलाते कि भूत दूसरे में है और दोनों का झगड़ा करवाते। वो जादू टोना रमेश ही कर रहा था। रमेश के हाथों से वो नींबू बाहर रखवाता। अब रमेश खुद वहाँ खड़ा हो जाता और भूल जाता और ये सोचने पर मजबूर हो जाता, जादू टोना किसने किया? उसने खुद वो चीज़ें रखी और सुरेश ने ये देख लिया था। अब रमेश बड़ा था, वो बात मान ही नहीं रहा था। इस तरह दोनों के झगड़े हुए और बाद में दोनों ने वो बातों को समझा और माना।
अब भी वो उसी घर में रहते हैं, लेकिन दोबारा उन्हें वो भूतों का साया नजर नहीं आया। ऐसे शातिर भूत जो ऐसा भ्रम दे रहे थे, समझ ही नहीं सकता था कोई। अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता तो बताइए, आप क्या करते? क्या आप समझ पाते कि ये एक भूतों की चाल है, या आप भी उस भ्रम में रह जाते कि भूत तो दूसरे के शरीर में है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ? जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारी आंखों के सामने घटती हैं, हम उस पर यकीन नहीं करते। कोई कहता है कि ये तुमने किया है, आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। जब आप ये कहें, एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा, कभी कभी ऐसी शक्तियां आपके शरीर पर कब्जा कर लेती हैं, आपके शरीर से वो सब करवाती हैं। सबको पता होता है कि आपने वो किया है, लेकिन आप नहीं मानते। एक बार इस कहानी के बारे में ज़रूर सोचिएगा और तब अकेले में बैठकर ये सोचने की कोशिश करिए, हो सकता है ये मुझसे करवाया गया। और ऐसी मुसीबत से बचने के लिए यकीनन आपको भगवान का नाम तो लेना ही होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी ही लंबी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल पर आप ढेर सारी कहानियाँ सुन सकते हैं। मैं अलग से अलग हॉरर, रोमांटिक, डरावनी और मजाकिया कई तरह की कहानियाँ लेकर आता हूँ ताकि आपका मनोरंजन होता रहे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।